हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। प्लेटो का दार्शनिक राजा, ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को इसी एक क्लास के अंदर निपटा दें। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्लेटो के पूरे विचारों का जो आधार है वो उसका आदर्श राज्य का विचार है। मतलब प्लेटो का जो सपना है वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करना, प्रस्तुत करना है। और उस रिपब्लिक का जो टाइटल है, उस टाइटल का मतलब भी हमने आदर्श राज्य के रूप में ही समझा है ना। उसका जो यूनानी शब्द है पोलितेइया, उस पोलितेइया का मतलब ही आदर्श राज्य। तो उस आदर्श राज्य को चलाएगा कौन? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का जो प्रमुख और मुख्य अंग है, जिसके द्वारा उसके आदर्श राज्य का संचालन किया जाता है, वो है दार्शनिक वर्ग या दार्शनिक शासक। हमें पता है कि प्लेटो ने 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है अपने आदर्श राज्य में। एक सैनिक वर्ग, एक उत्पादक वर्ग और एक दार्शनिक वर्ग। और ये तीनों वर्ग व्यक्ति के अंदर जो प्रधान गुण है उसके आधार पर बने हैं। तो विवेक के, जिन व्यक्तियों में विवेक के गुण की प्रधानता है, उसके आधार पर दार्शनिक वर्ग का निर्माण होता है और उसी दार्शनिक वर्ग के द्वारा आदर्श राज्य का संचालन किया जाएगा। ऐसा प्लेटो ने अपने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर प्रस्तुत किया। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि शासन संचालन में भूमिका दार्शनिक वर्ग की रहेगी, लेकिन दार्शनिक वर्ग का नंबर, उसके अंदर लोग ज्यादा होने से शासन की बागडोर शासक को सौंपी जाएगी। तो उसी दार्शनिक वर्ग में से एक प्रतिनिधि, जिसको कि दार्शनिक राजा कहा जाएगा, उस एक दार्शनिक राजा के द्वारा या वो अपने कुछ सहयोगी दार्शनिकों के साथ मिलकर आदर्श राज्य की व्यवस्था का संचालन करेगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि ये दार्शनिक राजा जो है वो विवेक के गुण से युक्त होता है। जैसे पूरा दार्शनिक वर्ग विवेक के गुण के आधार पर बनता है, उसी प्रकार इस दार्शनिक राजा के अंदर भी विवेक का गुण प्रधान होता है और इसी प्रधानता के आधार पर उसे आदर्श राज्य के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो राज्य का सर्वोच्च नियंत्रण करता है। सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता का मतलब राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन, सब और सब दार्शनिक राजा की इच्छा पर निर्भर करेगा। उसका विवेक उसको जिस तरह से इजाजत देगा, उसी आधार पर वो पूरे राज्य की व्यवस्था का संचालन करेगा। इसीलिए दार्शनिक राजा को हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता के रूप में दार्शनिक राजा को स्थापित किया है। अगर हम बात करें इस पूरे दार्शनिक राजा की अवधारणा की पृष्ठभूमि क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लेटो के समय में जो तत्कालीन यूनान था, जो कि छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, उन सभी नगर राज्यों में एक कॉमन बात क्या थी कि वहां पर अराजकता की स्थिति विद्यमान थी। प्लेटो ने यह देखा कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में न केवल जनता के बीच में अराजकता की स्थिति विद्यमान है, न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पतन हो चुका है, बल्कि इन सब के पीछे कारण क्या है? शासकों की अज्ञानता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम यूज कर रहे हैं। शासकों के अंदर जो बौद्धिक अराजकता है, जिसको प्लेटो बौद्धिक अराजकता कहता है। बौद्धिक अराजकता का मतलब उनके अंदर विवेक तो है, लेकिन उस विवेक का उन्होंने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। तो इसी कारण शासक जो है वो राज्य को संभालने में असफल रहे। शासकों की इसी अज्ञानता के चलते वो अपने कर्तव्यों से विमुख हुए, उन्हें अपने कर्तव्यों का आभास नहीं था और शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उससे भी वो पूरी तरह से अपरिचित थे। यानी कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासक और शासन की जो स्थिति थी, उसी ने प्लेटो को प्रेरित किया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और उस आदर्श राज्य का संचालन करने वाला दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की कल्पना आदर्श राज्य के लिए प्रस्तुत की और ये बताया कि शासन और राज्य के लिए एक ऐसा शासक होना चाहिए जो कि ज्ञानी हो, जिसके अंदर विवेक का गुण प्रदान हो,
और उसी विवेक और ज्ञान के आधार पर वो अपने अज्ञानता के रोग को दूर करे। यहां ध्यान रखना, प्लेटो ने अज्ञानता को एक रोग कहा। शासक उस रोग से अगर ग्रसित होता है तो राज्य की पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। इसीलिए विवेक युक्त ज्ञानी शासक की कल्पना प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर ग्रहण की। यहाँ हम एक बात और ग्रहण करते हैं, यहाँ पर एक और बात की चर्चा करते हैं कि प्लेटो के गुरु थे सुकारात, आप नाम याद रखना। और सुकारात का एक कथन था कि सद्गुण ही ज्ञान है। अब यहां पर देखना, नॉलेज, ज्ञान का मतलब नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज, जो सुकारात कहता है, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, केवल किसी चीज की जानकारी अगर हमको हो जाए और अगर हम ये कह दें कि हमें इसका ज्ञान है, तो वो नॉलेज नहीं है। केवल तथ्यों की जानकारी मात्र रखना ज्ञान नहीं कहलाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? तथ्यों को जानकर उन तथ्यों को व्यवहार में क्रियान्वित करना, यह नॉलेज है। इसी को सुकारात की भाषा में सद्गुण ही ज्ञान के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो प्लेटो भी इसी रूप में ज्ञान को स्वीकार करता है और वो क्या कहता है कि एक आदर्श राजा का विवेकी होना तो जरूरी है, लेकिन वो अपने विवेक का मूर्त रूप में प्रयोग भी करे, उसका व्यवहार में क्रियान्वयन भी करे। अगर ऐसा करता है तो एक आदर्श राजा के द्वारा, एक दार्शनिक राजा के द्वारा आदर्श राज्य का कुशलता से संचालन किया जा सकता है। इसीलिए शासक को ज्ञानी होना, ज्ञानी किस अर्थ में? सद्गुण ही ज्ञान है, इस अर्थ में शासक का ज्ञानी होना आवश्यक मानता है प्लेटो। तो ये दार्शनिक राजा की एक पृष्ठभूमि की बात हम कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें तो प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक शासक के अंदर कुछ गुण, बेसिक विशेषताएं, जो हम कहते हैं आवश्यक तत्व जिसको कहा जा सकता है, वो होना जरूरी है। वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो सबसे पहले प्लेटो कहता है दार्शनिक राजा के अंदर ज्ञान का होना आवश्यक है, यानी कि उसका ज्ञानी होना जरूरी है। यानी कि दार्शनिक राजा जो भी व्यक्ति बनेगा उसको ज्ञान से लगातार प्रेम करना जरूरी होगा। अब यहाँ वापस हम सुकारात की बात करते हैं। सुकारात क्या कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है ना, वर्च्यू इज नॉलेज। तो वो सद्गुण क्या है, उस सद्गुण को पहचानना, उस अच्छाई, उस नैतिकता को पहचानना। और वो अच्छाई और नैतिकता कहाँ है? विचारों में है। तो अपने उन विचारों में जो कि नैतिकता का प्रतिबिंब है, जो कि अच्छाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, उनसे प्रेम करते हुए स्वयं को निरंतर ज्ञानवान बनाए रखना, ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको ज्ञानी कहा जा सकता है। और ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को शासक होना चाहिए। तो पहला गुण जो दार्शनिक राजा के बताता है प्लेटो, वो है उसका ज्ञानी होना। दूसरा हम बता सकते हैं विवेकीय। देखो, ज्ञान और विवेक के अंदर थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो जिससे हम परिचित नहीं है उसके बारे में जानकारी रखना ज्ञान है। लेकिन उसी चीज में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जब निष्पक्षता से और निरपेक्षता से अगर हम ये अंतर करना सीख जाते हैं कि एक्स वस्तु के अंदर या एक्स तथ्य के अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है, जब इस अच्छाई और बुराई में अगर हम अंतर कर लेते हैं तो वो हमारा विवेक कहलाता है। तो प्लेटो क्या कहता है? एक दार्शनिक राजा में दूसरा गुण होना ये चाहिए कि वो विवेक से युक्त होना चाहिए। और न केवल विवेक से युक्त होना चाहिए बल्कि विवेक के प्रति, विवेक अगर राजा में है तो वो निरंतर जिज्ञासु बना रहता है। जिज्ञासु का मतलब उसके अंदर ये चाह रहती है कि वो नित्य नई नई चीजों को जाने, उनका प्रयोग करे और अच्छाई और बुराई में अंतर करते हुए राज्य और व्यक्ति को सद्व्यवहार की ओर प्रेरित करे। तो ये दूसरा गुण विवेक का जो दार्शनिक राजा में प्लेटो के द्वारा बताया गया है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण चीज बताई है कि दार्शनिक राजा को अंतिम सत्य का ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये कुछ आध्यात्म या दर्शन से जुड़ा हुआ गुण है। अंतिम सत्य क्या है? देखो, अगर आध्यात्म की बात करें तो हम कहते हैं इस भौतिक जगत में अंतिम सत्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कब मिलेगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन प्लेटो ने अंतिम सत्य का मतलब क्या बताया? एक उत्तम जीवन की प्राप्ति। मतलब हम जिस जगत में रह रहे हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्य जिस जगत में रह रहा है वो एक भौतिक जगत है
है ना। और इस भौतिक जगत के अंदर उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे होगी, श्रेष्ठ जीवन को कैसे स्थापित किया जाएगा, उसके लिए प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का बहुत महत्व है। बुद्धि के आधार पर हम ये तय करेंगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। और उसी से अंतर करने के बाद जब हम नैतिक आचरण करेंगे, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो एक उत्तम जीवन की प्राप्ति खुद के लिए भी करेंगे और समाज के लिए भी करेंगे। यानी कि ये जो उत्तम जीवन का लक्ष्य है, ये व्यवहार में नहीं, विचारों में निवास करता है। और इसी विचारों में निवास करने वाले लक्ष्य को व्यवहारिक जगत में कैसे उतारा जाए, ये काम, ये गुण जिसके अंदर है वो है दार्शनिक राजा। तो दार्शनिक राजा को इस अंतिम सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि एक उत्तम जीवन क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसके लिए बुद्धि और प्रज्ञा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ये दार्शनिक राजा के अंदर ये ज्ञान, ये गुण होना आवश्यक है। ये तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात जो दार्शनिक राजा के गुण में प्लेटो बताता है वो है उसका नैतिक गुणों से युक्त। देखिए अभी हम लोग 2-3 क्लासों से ये पढ़ रहे हैं, प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग जो है वो विवेक के गुण से युक्त होता है। और उसके अंदर चूंकि विवेक है, इसीलिए वो संसार में या भौतिक जगत में जितने भी अनैतिक दोष हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, घृणा, स्वार्थ, ये जितने भी विषय विकार हैं जिनको हम बुराइयां कहते हैं, जो अनैतिकता के प्रतीक हैं, एक दार्शनिक राजा इन सभी अनैतिक दोषों से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? विवेक है। और वो विवेक के माध्यम से ये देखता है कि अच्छा क्या है, मुझे उसी को स्वीकार करना है, और बुरा क्या है, मुझे उससे दूर रहना है। तो ये जो दूर रहने का जो उसका विवेक है, अनैतिकता से दूर रहने का, इसी के चलते वो बुराइयों से मुक्त रहता है और अपने अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने चरित्र के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर नैतिक गुणों का प्रदर्शन करता है। और वो नैतिक गुण कौन कौन से हैं? कि साहस, दया, संयम, वैराग्य, एकांतवास, जनहित में समर्पण। तो ये सारी जो अच्छाइयां हैं, वो सारी अच्छाइयां या उन सारी नैतिकताओं से युक्त होता है दार्शनिक राजा। तो जो चौथा गुण बताता है प्लेटो दार्शनिक राजा में, वो है नैतिकता से युक्त या नैतिक गुणों से युक्त। तो 4 मुख्य गुणों की बात प्लेटो के रिपब्लिक के अंदर दार्शनिक राजा के बारे में हम बता सकते हैं। देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो ने एक एक सवाल अपनी किताब के अंदर लिखा है दार्शनिक राजा को लेकर, क्या कोई दार्शनिक शासक बनना पसंद करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल उसने अपनी पुस्तक के अंदर रखा है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, प्लेटो की पुस्तक की जो शैली है वो संवाद शैली है। संवाद शैली मतलब बातचीत के आधार पर एक व्यक्ति अपना प्रश्न रखता है और सुकारात के माध्यम से प्लेटो उस प्रश्न का जवाब देता है। इस पूरी शैली को हम संवाद शैली के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी संवाद शैली का प्रयोग करते हुए एक विद्वान है ग्लाकन। वो ग्लाकन क्या सवाल रखता है और क्या तर्क देता है कि दार्शनिक व्यक्ति जिसके अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा होती है, वो दार्शनिक व्यक्ति तो अपने विचारों में खोया रहता है, विचार जगत के आनंद में व्यस्त रहता है। विचार जगत के आनंद में व्यस्त रहने का मतलब कि जो भी दार्शनिक होता है उसका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है और वो अपने उन विचारों में खोया रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका विचार, जो विचार जगत के आनंद में रहता है, जिसका इस भौतिक जगत, इस सांसारिकता, इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों शासक बनना पसंद करेगा? ये एक बड़ा सवाल जो ग्लाकन के माध्यम से प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर रखा था। ध्यान रखना, ये कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है। ग्लाकन के माध्यम से ये सवाल रिपब्लिक पुस्तक के अंदर प्लेटो ने उठाया कि विचार जगत के अंदर रहने वाला कोई दार्शनिक शासक बनना क्यों पसंद करेगा। अब प्लेटो ने इसका उत्तर सुकारात के माध्यम से दिया। और क्या तर्क दिया? 2 तर्क दिए कि क्यों एक दार्शनिक व्यक्ति शासक बनना पसंद करेगा। उसका पहला तर्क था कि ये अच्छी बात है। क्या तर्क दिया उसने? कि ये अच्छी बात है कि दार्शनिक व्यक्ति में स्वार्थ, मोह और लोभ नहीं होता है, सांसारिक मोह माया से वो बंधा हुआ नहीं होता है, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए काम नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में नहीं रखता है, जो स्वार्थ से मुक्त है,
वो सामान्य हित में काम करने के लिए उत्सुक रहता है ना। जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है वो दूसरों की उपेक्षा करता है, लेकिन जो खुद के बारे में नहीं सोचता उसके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करना। तो दार्शनिक व्यक्ति के अंदर भी इसी प्रकार का भाव होता है, वो खुद के लाभ की नहीं सोचता, वो खुद के हित और खुद के महत्वाकांक्षा पर बल नहीं देता है, वो सार्वजनिक हित में बल देता है। और इसीलिए जब जनता, आम लोग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये सब मिलकर रिक्वेस्ट लेके, प्रार्थना लेकर जब उस दार्शनिक वर्ग के पास, उस दार्शनिक राजा के पास जाते हैं, है ना, कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करो, हमारा मार्गदर्शन करने का कार्य करो, तो जनता के इस अनुरोध को वो दार्शनिक व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक है कि कोई मेरे पास आया है तो मैं उनको निराश नहीं करूं, मुझे उनको दिशा देनी है। तो इसीलिए एक दार्शनिक व्यक्ति भले ही वो सांसारिक मोहमाया से परे है, लेकिन उसके बावजूद अपने विवेक के आधार पर लोगों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए उन पर शासन करने के अनुरोध को स्वीकार करेगा। तो एक पहला तर्क ये दिया, क्यों दार्शनिक शासक बनना पसंद करेगा? क्योंकि वो जनता की मांग को, उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या बताई प्लेटो ने? दूसरा तर्क ये दिया कि एक दार्शनिक शासक को, एक दार्शनिक व्यक्ति को स्वयं भी ये लाभ है कि अगर वो दार्शनिक शासक बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा, तो इससे उसका खुद का भी लाभ होगा। और क्या लाभ होगा? कि वो तो, उसके अंदर विवेक तो है ही, विवेक के आधार पर दार्शनिक वर्ग के व्यक्तियों में सत्यम शिवम सुंदरम का भाव होता है कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। यानी कि परोपकारिता, जनोन्मुखी, ये जो भाव हैं, जो कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे हैं, ये भाव और ज्यादा निखरेंगे अगर वो शासक के पद पर रहकर काम करेगा। तो अपने इन नैतिक भावों को निखारने में भी उसका दार्शनिक राजा बनना सहयोगी कारक रहेगा। तो इसीलिए एक दार्शनिक व्यक्ति जो है वो राजा बनना पसंद करेगा। तो यहां हमने पूरा क्या चर्चा करी कि ग्लाकन के माध्यम से ये तर्क दिया गया था कि क्यों दार्शनिक व्यक्ति एक राजा बनना पसंद करेगा। तो उसका प्लेटो ने तर्क दिया, दो कारण है जिसके चलते एक दार्शनिक व्यक्ति सहजता से दार्शनिक राजा के पद को स्वीकार करेगा। ये एक और तर्क। फिर तीन मुख्य बातें हम यहाँ पर बता सकते हैं कि दार्शनिक राजा बनने के लिए, उसके चयन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तीन मुख्य बातें हम यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात कि वो व्यक्ति, दार्शनिक वर्ग का वो व्यक्ति जो विवेक का प्रधान गुण अपने अंदर रखता है। दार्शनिक वर्ग के अंदर हर व्यक्ति विवेकी है, लेकिन विवेक की चरम स्थिति जिस व्यक्ति के अंदर है उसे दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। ये पहली योग्यता। दूसरा, प्लेटो ने न्याय, प्लेटो क्या कहता है? आदर्श राज्य न्याय पर टिका हुआ है और न्याय की स्थापना में वो सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा की कल्पना प्रस्तुत करता है, शिक्षा की योजना प्रस्तुत करता है। और तो एक और शिक्षा दी भी किसको जाएगी? उत्पादक वर्ग को नहीं दी जाएगी, बल्कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को दी जाएगी। अब इसके लिए भी वो शिक्षा की अलग अलग चरण प्रस्तुत करता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे उसकी शिक्षा योजना क्या है। तो यहां हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा के संपूर्ण स्तर को ग्रहण किया है, जिसमें शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का संवर्धन किया है, ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। तो दूसरी योग्यता हम क्या बता सकते हैं? संपूर्ण शिक्षा का ग्रहण करना। और तीसरी बात, प्लेटो ये भी कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें हमने दो प्रकार के साम्यवाद की बात की थी, परिवार के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद। अर्थात दार्शनिक वर्ग को और सैनिक वर्ग को न तो परिवार रखने की इजाजत होगी और न ही संपत्ति रखने की इजाजत होगी। ये साम्यवादी व्यवस्था है। तो दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति अगर इस साम्यवाद को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, उसके अनुकूल आचरण करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। तो ये तीन प्रकार की योग्यताओं की बात प्लेटो के द्वारा की गई है: विवेक की प्रधानता, संपूर्ण शिक्षा ग्रहण और साम्यवाद को स्वीकार करने की क्षमता। अगर ये तीन योग्यता किसी में है तो वो दार्शनिक राजा बनने की का अवसर प्राप्त कर सकता है। ये एक अगला बिंदु। फिर यहां पर एक मुख्य बात की हम चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो दार्शनिक राजा के कुछ विशेषाधिकार बताता है। आप ये ध्यान रखना यहां पर
कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के अंदर विवेक का गुण प्राप्त है, विवेक का गुण निहित है, और उसी विवेक के आधार पर वो पूरे आदर्श राज्य का नियंत्रण भी करता है और उसका संचालन भी करता है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए राजा को, दार्शनिक राजा को दो विशेषाधिकार प्लेटो के द्वारा दिए गए हैं। विशेषाधिकार मतलब कि दार्शनिक राजा को क्या विशेष शक्तियां प्राप्त है। पहली बात जो हम यहां पर देख रहे हैं कि दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त रखा गया है। देखिए आज के दौर में अगर हम बात करें तो सब जगह कानून का शासन है ना। पहले कानून बनाए जाते हैं और कानून के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। जो लोग शासन चला रहे हैं उन पर भी कानून का नियंत्रण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी मोदी जी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं या राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था है, लेकिन वो सब कानून से बंधे हुए हैं। कानून जितनी इजाजत देता है, जैसी इजाजत देता है उसी तरह से वो शासन करते हैं। वो अपनी मन मर्जी से अपने विवेक के आधार पर शासन नहीं करते हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या अधिकार दिया कि दार्शनिक राजा जो है वो कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। देखो अब ये चीज महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्लेटो के समय में जो यूनान के नगर राज्य थे वो नगर राज्य संविधान या कानूनों से संचालित हो रहे थे, है ना। तो प्लेटो ने क्या देखा कि वो सारे संविधान से संचालित होने के बावजूद वो राजा जो है, उस समय के तत्कालीन शासक, वो पथभ्रष्ट थे, वो अपने दायित्वों से विमुख होकर काम कर रहे थे। इसलिए प्लेटो क्या कहता है कि ये शासक जो हैं वो विवेक से युक्त होना चाहिए, और जब वो विवेक से युक्त हैं तो उनको कानून के बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उन्होंने यहां पर स्वयं प्लेटो ने एक उदाहरण दिया। एक डॉक्टर के पास जब भी कोई मरीज जाता है तो मरीज के लक्षणों को वो बार बार किताब से टेली नहीं करता है, किताब से उनकी जांच नहीं करता है कि मरीज कहता है मुझे ये बीमारी है तो वो तुरंत किताब खोल के देखे कि इस बीमारी का इलाज ऐसे हो, ऐसे नहीं। डॉक्टर के पास अपना अनुभव होता है। वो डॉक्टरी करते करते जो ज्ञान अपने विवेक के माध्यम से उसने अर्जित किया है, उसी ज्ञान, उसी विवेक, उसी अनुभव से वो अपने पास आए रोगी के रोग का इलाज करता है। तो यहाँ अनुभव प्रधान है। उसी तरह से राजा के अंदर भी अनुभव होता है, उसको बार बार कानून की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर बार बार किताबों की सहायता नहीं लेता है, वो अपने अनुभव से इलाज करता है, उसी प्रकार से दार्शनिक राजा को भी विधि की या कानून की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास उसकी प्रज्ञा है, उसका विवेक है, जो कि कानून से बढ़कर है। इसीलिए राजा को कानून के बंधन से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। यह पहला विशेषाधिकार जो प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को देता है। दूसरा विशेष अधिकार देता है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा जनमत या जनता के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है। मतलब शासक के ऊपर जनता का भी कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? तो प्लेटो कुछ तर्क देता है। वो ये कहता है कि जनता, आम लोग जो है वो भावनाओं से संचालित होते हैं। मतलब आम लोगों के अंदर बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता कम है, वो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं से ज्यादा संचालित होते हैं। उनके अंदर जो हित और अहित को देखने का भाव है, उसी से वो शासन के हर निर्णय को तोलते हैं। इसीलिए भावनाएं जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी हो, या लोगों की भावनाएं सबके लिए कल्याणकारी हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं से संचालित होते हैं, उनका शासक के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि आम लोग, आम जनता जो है वो अबुद्धिवादी है, यानी कि उनमें तर्क की क्षमता, विवेक की क्षमता, दूरदृष्टा होने की क्षमता, ये सब नहीं होते हैं। वो केवल अपने व्यक्तिगत हितों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़े होते हैं। वो सार्वजनिक कल्याण को अपनी बुद्धि से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें ऐसी सार्वजनिक हित की बुद्धि का अभाव होता है, उनका शासक के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और तीसरा एक और तर्क वो क्या देते हैं कि जनता की जो सोच है, जनता के जो निर्णय हैं, वो तात्कालिक और अस्थायी होते हैं। वो बार बार हितों के अनुकूल परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि शासन दूरगामी नीतियों के आधार पर किया जाता है। तो ऐसे शासक जो दूरदृष्टा और दूरगामी नीतियों को क्रियान्वित करने वाले होते हैं, उनके ऊपर अस्थायी मानसिकता वाले लोगों का नियंत्रण
होना अनुचित है। इसीलिए इन 3 बातों के आधार पर कि जनमत भावनाओं पर आधारित होता है, जनता अबुद्धिवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है, और जनमत जो है वो अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है। इसीलिए दार्शनिक राजा को इस जनमत के बंधन से मुक्त रखा गया है। एक और बात क्या कहता है प्लेटो कि दार्शनिक राजा जो है वो व्यक्तिगत या वर्गीय हित की बजाय जनहित में समर्पित होता है। इसीलिए उसे जनमत के बंधन से मुक्त रखना नितांत अपरिहार्य है, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अब वो एक एग्जाम्पल देता है वापिस उस डॉक्टर और मरीज का। ये एग्जाम्पल स्वयं प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर दिए हैं कि जैसे एक मरीज, एक रोगी अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने आप को पूरी तरह से डॉक्टर को समर्पित कर देता है, वो अपनी हर बात डॉक्टर के साथ शेयर करता है। या समर्पण का मतलब क्या है कि डॉक्टर से वो अपनी बीमारी के हर लक्षण बताता है, हर बात बताता है, और डॉक्टर अगर कहता है कि मुझे आपका इलाज करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो वो मरीज क्या कहता है कि ठीक है आप कीजिए, आपको दवाई देनी है तो दवाई दीजिए, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कीजिए। मतलब मरीज जिस तरह से पूरी तरह से अपने आप को एक डॉक्टर या चिकित्सक के सामने समर्पित कर देता है, उसी तरह से जनता को भी अपने आप को शासक के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, तभी जनमत का नियंत्रण वास्तविक रूप से क्रियान्वित हो पाएगा। तो ये 2 विशेष अधिकार, एक कानून के बंधन से मुक्ति और दूसरा जनमत के बंधन से मुक्ति, ये 2 विशेष अधिकार प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के दार्शनिक राजा को प्रदान करता है। तो ये आप लोग बता सकते हो। इसके ऊपर भी कई बार 2 नंबर का प्रश्न आपके बनता है। अब हम लोग बात करते हैं दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या है, दार्शनिक शासक के दायित्व क्या है। प्लेटो 2 प्रकार के दायित्व, अलग अलग दायित्व बताता है। फिलहाल हम यहाँ 2 प्रकार के दायित्व देखते हैं। पहला दायित्व है न्याय का पालन कराना। देखिए आदर्श राज्य टीका किसके ऊपर है? न्याय के ऊपर। न्याय का मतलब क्या था? हमने देखा था 2 प्रकार के न्याय हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। जब हर व्यक्ति अपने प्रधान गुण के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो वो व्यक्तिगत न्याय है। और इसी तरह से समाज में जो 3 वर्ग हैं, उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक, जब वो तीनों वर्ग अपने प्रधान गुण के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो सामाजिक न्याय होगा। तो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का पालन व्यक्ति और वर्गों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये देखने का काम किसका है? दार्शनिक राजा का। आप ये बता सकते हो कि दार्शनिक राजा का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वो राज्य के अंदर न्याय का पालन करवाए, तभी आदर्श राज्य की स्थापना हो पाएगी। तो ये पहली बात, न्याय का पालन कराने में शासक का प्राथमिक कर्तव्य न्याय को स्थापित करवाना। दूसरी बात, न्याय को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों पर नियंत्रण रखेगा। वर्ग कौन कौन से? सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। हम लोगों ने बात करी थी आदर्श राज्य में इन तीनों वर्गों में सबसे उच्च स्थान दार्शनिक वर्ग का है, और दार्शनिक वर्ग से भी ऊपर का स्थान किसका है? दार्शनिक राजा का। तो दार्शनिक राजा के पास पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, इसीलिए वो इन दोनों वर्गों पर, सैनिक वर्ग पर और उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण रखेगा कि कहीं वो अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो अपने पथ से भटक तो नहीं रहे हैं। तो ये कंट्रोल करने का काम दार्शनिक राजा पर है। साथ ही साथ वो इन तीनों वर्गों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आदर्श राज्य में ये जो 3 वर्ग हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए न्याय की स्थापना करते हैं। तो न्याय के पालन के लिए वर्गों के अंदर जो सामंजस्य की जरूरत है वो सामंजस्य बिठाना भी दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। तो ये पहला काम हम बता सकते हैं दार्शनिक राजा का, आदर्श राज्य में न्याय का पालन करवाना। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो दार्शनिक राजा करता है वो है शिक्षा से जुड़ा हुआ काम। हम लोगों ने देखा है कि प्लेटो ने एक विस्तृत शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया है, और ये शिक्षा है किसके लिए? हमने एक थोड़ी सी चर्चा पहले भी करी है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अभिभावक वर्ग के लिए है। केवल दार्शनिक और सैनिक वर्ग के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेंगे, उत्पादक वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा। और ये अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा क्यों? ताकि उनमें ज्ञान का विकास हो और अज्ञानता से जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं
उन दोषों को दूर करते हुए एक आदर्श राज्य को स्थापित किया जा सके, इसके लिए शिक्षा का महत्व है। तो प्लेटो ने क्या कहा कि आदर्श राज्य में शिक्षा की योजना को पूरी तरह से लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है, दार्शनिक राजा की है। दूसरी बात वो ये भी कहता है, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली है, यानी कि पूरी शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। तो पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाएगा, किस उम्र में क्या क्या चीज पढ़ाई जाएगी, किसको पढ़ाई जाएगी, ये पूरा निर्धारण दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य के द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व दार्शनिक राजा कर रहा है। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण भी दार्शनिक राजा के शिक्षा संबंधी कार्यों में हम बता सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर प्लेटो ये भी मानता है कि अगर राज्य के द्वारा दी जा रही शिक्षा में बार बार परिवर्तन किया जाता है तो वो समाज की व्यवस्था को असंतुलित कर देता है। इसलिए ये दार्शनिक राजा का दायित्व है कि वो शिक्षा व्यवस्था में बार बार होने वाले परिवर्तन को रोके और एक स्थायी और प्रभावी शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करावे। तो ये दूसरा काम, शिक्षा संबंधी कार्य। तीसरी बात यहां पर हम बता सकते हैं, प्लेटो का अनुसार दार्शनिक राजा का काम है साम्यवाद का पालन करवाना। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्याय की स्थापना के दो साधन है। सकारात्मक साधन के रूप में हमने शिक्षा की बात की और नकारात्मक साधन के रूप में हम साम्यवाद की बात कर सकते हैं। जिस अभिभावक वर्ग के लिए वो शिक्षा को अनिवार्य बताता है, उसी अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था को भी अनिवार्य बताया। यानी कि जो दार्शनिक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है वो ना तो परिवार रखेंगे और ना ही उनको संपत्ति रखने का अधिकार होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि परिवार और संपत्ति, जिसको हमने कहा था प्लेटो के शब्द में कंचन और कामिनी, इन दोनों के मोह में बंधकर व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। इसीलिए व्यक्ति को नैतिक पतन से बचाने के लिए और उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए जरूरी है कि वो साम्यवाद का पालन करे। तो ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये राजा, दार्शनिक राजा सुनिश्चित करेगा कि वो ये दोनों वर्ग ना तो परिवार रखें और ना ही संपत्ति रखें। तो जो तीसरा काम है दार्शनिक राजा का वो है साम्यवादी व्यवस्था का पालन कराना। चौथा काम हम यहाँ पर बता सकते हैं दार्शनिक राजा का, आर्थिक काम। समाज के अंदर तीन वर्ग हैं, उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक। दार्शनिक वर्ग का काम है शासन करना, सैनिक वर्ग का काम है रक्षा करना और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना ये उत्पादक वर्ग का काम है। हम क्या बता सकते हैं कि केवल उत्पादक वर्ग को ही आर्थिक क्षेत्र में अधिकार दिए गए हैं। यहां तक कि निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी किसके पास है? केवल उत्पादक वर्ग के पास है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के तहत दार्शनिक और सैनिक वर्गों को संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। तो आर्थिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति उत्पादक वर्ग की रखी गई है। लेकिन अब प्लेटो क्या कहता है कि दार्शनिक राजा को आर्थिक क्षेत्र में मध्यम मार्गीय नीति का पालन करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी उदारवादी रवैया। या अगर समाज के अंदर पैसे वाले और निर्धन, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ जाती है, कुछ लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और ज्यादा संख्या में लोग गरीब से और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, तो ये जो गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो समाज के अंदर असमानता, असंतोष, विद्रोह की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसीलिए प्लेटो दार्शनिक राजा को क्या दायित्व सौंपता है कि वो ये देखे अपनी मध्यम मार्गी नीतियों के तहत कि निर्धनता और संपन्नता के बीच में ज्यादा अंतर ना हो, निर्धन और ज्यादा निर्धन तथा संपन्न और ज्यादा संपन्न नहीं हो, एक बैलेंस समाज के अंदर बना रहे, सभी को न्यूनतम जीवन यापन की सभी आवश्यक वस्तुएं पूरी मिलती रहे और लोगों को आर्थिक संतुष्टि प्राप्त होती रहे। ये काम दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। तो ये चौथा कार्य हम बता सकते हैं। पांचवा कार्य यहां पर हम बता सकते हैं दार्शनिक राजा का, राज्य के आकार से जुड़ा हुआ। देखिए, आदर्श राज्य पढ़ते हुए हमने एक बात कही थी, आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी? प्लेटो बताता है एक आदर्श राज्य में 5040 लोग रहने चाहिए, मतलब बहुत छोटी सी जनसंख्या वो बताता है। अब प्लेटो इसी बात को आधार बनाकर क्या कहता है कि ये दार्शनिक राजा का कर्तव्य है कि वो भौगोलिक तौर पर
एक आदर्श राज्य को इतना ही रहने दे, उसका आकार इतना ही रहने दे कि राज्य के लोगों में एकता भी बनी रहे और राज्य के लोग आत्मनिर्भर भी रहें, यानी कि अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं को वो अपने स्तर पर पूरी करते रहे और उसके बाद वो एकता के सूत्र में बंधे रहें। तो इतनी ही सीमा एक राज्य की होनी चाहिए, एक भौगोलिक आकार राज्य का इतना ही होना चाहिए कि वो उसके अंदर कभी भी किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत नहीं आए। एक आदर्श राज्य इतना बड़ा होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए कि वो बाह्य आक्रमणों या बाह्य संकटों से अपनी रक्षा कर सके। प्लेटो ये भी कहता है कि ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा बड़ा आकार होगा तो राज्य असंतुलित हो जाएगा, उसमें न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसीलिए राज्य को सीमाओं को बढ़ाने के लिए आदर्श दार्शनिक राजा को विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए। मतलब विस्तारवादी नीति किसको बोलते हैं? दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनको अपने अंदर मिलाना, ये विस्तारवादी नीति कहलाती है। तो दार्शनिक राजा को अपनी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाते हुए राज्य के आकार को सीमित रखना चाहिए, इतना सीमित ताकि राज्य एकीकृत भी रह पाए, आत्मनिर्भर भी बन सके और अपनी रक्षा भी कर सके। तो ये पांचवा दायित्व जो प्लेटो दार्शनिक राजा को बताता है। अंतिम छठे दायित्व की हम बात करते हैं तो प्लेटो ये कहता है कि राजा अकेला काम नहीं कर सकता। आदर्श राज्य को चलाने में राजा, दार्शनिक राजा अकेला सक्षम नहीं होता, उसको सहयोगियों की आवश्यकता रहती है। और सहयोगी भी कौन से? क्योंकि उसका लक्ष्य आदर्श राज्य को स्थापित करना है, तो आदर्श राज्य को चलाने के लिए योग्य, समर्पित, निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक राजा को अपने ऐसे ही योग्य, अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ सहयोगियों को नियुक्त करना चाहिए और उनके सहयोग से शासन चलाना चाहिए। यानी कि केवल सहयोगियों को औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्ता में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिए, उनके दायित्वों को तय करना चाहिए, उनको अपने नियंत्रण में रहते हुए निश्चित कार्य सौंपने चाहिए ताकि आदर्श राज्य की समस्त गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। तो ये एक और लास्ट बात जो छठा कार्य प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के बारे में बताता है, ये उसके अभी हम लोगों ने देखे कार्य। दार्शनिक शासक के गुण क्या है वो देखने के बाद दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या है वो प्लेटो ने बताए हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार की कल्पना आदर्श राज्य को चलाने के लिए दार्शनिक राजा के रूप में प्लेटो के द्वारा की गई, क्या वो सही है या उसमें भी कुछ कमियां या दोष हैं? तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं दार्शनिक शासक की जो आलोचनाएं हैं उस हेडिंग के तहत। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो का जिस प्रकार से दार्शनिक आदर्श राज्य उसने चित्रित किया था उसमें कई प्रकार की कमियां थी, उसी तरह से उसने जिस दार्शनिक राजा की कल्पना की, जिस एक आदर्श व्यक्तित्व को चित्रित किया, वो भी कई कमियों से या दोषों से युक्त है। इसके अंदर हम सबसे पहले अगर कमी की बात करें तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का चित्रण है वो एक निरंकुश शासन की कल्पना को प्रस्तुत करता है। यहां पर आप ध्यान रखना, निरंकुश शासन ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्लेटो, आपने अभी पढ़ा था, प्लेटो के दार्शनिक राजा के ऊपर ना तो कानूनों का नियंत्रण है और ना ही उसके पास उसके ऊपर जनता का कोई नियंत्रण है। और इसके बावजूद वो दार्शनिक राजा को क्या कहता है, क्या अधिकार सौंपता है कि पूरे आदर्श राज्य का नियंत्रण करना, उसका निर्देशन करना, विभिन्न वर्गों के बीच में सहयोग और सामंजस्य उत्पन्न करना, विभिन्न वर्गों के बीच में वर्गीय न्याय और जिसको सामाजिक न्याय के रूप में समझ सकते हैं और व्यक्तिगत न्याय, इसकी स्थापना करना, ये सारे काम कौन करेगा? यही दार्शनिक राजा। और ये सारी शक्तियां उसके पास पूर्ण और अंतिम है। मतलब ये इन शक्तियों पर सर्वोच्च नियंत्रण या इन शक्तियों का केंद्रीकरण अगर किसके पास है तो वो कौन है? दार्शनिक राजा के पास। और ऐसे दार्शनिक राजा के पास जिसके पास अपार शक्तियां हैं, वो केवल और केवल विवेक के आधार पर काम करेगा, ना कि विधि या जनमत की इच्छा के अनुसार। मतलब विधि का भी नियंत्रण नहीं है और जनमत का भी नियंत्रण नहीं है। तो आप कल्पना करो कि ऐसा राजा जो कि केवल और केवल अपने विवेक के आधार पर काम करेगा,
जिसको कि प्लेटो कहता है अपने अनुभव और अपनी प्रज्ञा के आधार पर शासन करेगा, तो हम क्या बात बता सकते हैं कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास हमें कई ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करता है जहां पर हमने देखा है कि अगर शासक के ऊपर जनता और कानून का नियंत्रण नहीं होता है और ऐसा शासक अगर असीमित निरपेक्ष निरपेक्ष शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो निरंकुश शासक बन जाता है। सेबाइन का भी हमने एक बार चर्चा करी थी। सेबाइन क्या कहता है कि प्लेटो का ये दार्शनिक राजा का जो चरित्र है वो प्रबुद्ध निरंकुशता का परिचायक है, मतलब उसके पास विवेक तो है लेकिन उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये एक प्रकार की प्रबुद्ध निरंकुशता है। और शासक जब इस प्रकार से निरंकुश हो जाता है, अमर्यादित रूप से उसको सत्ता के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है, तो इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उस आदर्श राज्य का पतन अनिवार्यतः होगा। कोई राज्य तभी तक सही तरह से संचालित हो सकता है जब शासक के ऊपर कोई ना कोई नियंत्रण हो, लेकिन प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा की अवधारणा पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण की कल्पना प्रस्तुत नहीं की है। तो ये पहली आलोचना शासन के निरंकुश होने की संभावना या निरंकुश शासन की स्थापना दार्शनिक राजा के द्वारा। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो अवधारणा अंतर विरोधों से या विरोधाभासों से ग्रसित है। कैसे, क्या विरोधाभास है? विरोधाभास का मतलब दो अलग अलग बातें करना, एक ही विषय के संदर्भ में दो अलग अलग तथ्य रखना। यहां पर प्लेटो ये कहता है कि एक तरफ तो उसने राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रखा है, ना तो जनमत का और ना ही विधि या कानून का। तो एक तरफ तो वो राजा को नियंत्रण विहीन संस्था के रूप में स्थापित करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि दार्शनिक राजा जो है वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों से बंधा हुआ है। आप याद करो, सामाजिक न्याय के अंदर हमने क्या बात करी कि हर वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, जिसके अंदर दार्शनिक राजा भी आता है, वो सब जब अपने अपने निर्धारित काम करेंगे, अपने अपने दायित्वों का पालन करेंगे, तभी सामाजिक न्याय स्थापित होगा, तभी आदर्श राज्य स्थापित होगा। तो एक तरह से दार्शनिक वर्ग भी किससे बंधा हुआ है? अपने निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों से बंधा हुआ है। तो अब आप देखो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ वो राजा को नियंत्रण विहीन बताता है और दूसरी तरफ वो राजा को दायित्वों से बांध देता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंध जाता है तो वो खुलकर अपने विचारों के अनुरूप काम नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए बारकर एक विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को जो इस प्रकार से चित्रित किया है, मतलब नियंत्रण विहीन रखते हुए भी जो कर्तव्यों से बांधा है, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्लेटो के विचारों में हम बता सकते हैं। तीसरी जो आलोचना इसके बारे में की जाती है वो है दार्शनिक राजा की असफलता। कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि सपोज हम मान भी लें कि प्लेटो का जो शासक है वो एक दार्शनिक होगा, ऐसा दार्शनिक जिसके अंदर विवेक होगा, ज्ञान होगा, जो संयमी होगा, अगर ऐसा व्यक्ति दार्शनिक राजा बन भी जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो फेल हो जाएगा, वो अपने अपने कार्यों का सही तरह से संचालन नहीं कर पाएगा। वो कभी भी एक दार्शनिक व्यक्ति एक अच्छा और सफल शासक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो प्लेटो पहला तर्क क्या देता है कि दार्शनिक राजा के अंदर प्रशासनिक बुद्धि का अभाव होता है। अब यहां पर देखना, आप प्रशासनिक बुद्धि का मतलब क्या है? जो कोई भी शासक होता है, जिसको पूरे राज्य के ऊपर शासन संचालन करना होता है अपने सहयोगियों के माध्यम से अलग अलग वर्गों के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है? शासक को कई विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए शासक के पास कपट भी होना चाहिए, उसको उसके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने विरुद्ध चल रहे परपंच जो षड्यंत्र हैं उसका भी उसको परिचय होना चाहिए। उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने विरोधियों को इस प्रकार से शांत कर दे ताकि जनता में असंतोष और गुस्सा भी ना फैले। तो एक शासक के अंदर केवल विवेक होना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रशासन को चलाने के लिए उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रतिभाओं का, बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है जिनको कि नकारात्मक अर्थ में हम लोग समझ सकते हैं। तो प्लेटो क्या कहता है कि दार्शनिक व्यक्ति में ऐसी प्रशासनिक बुद्धि का अभाव होता है, इसीलिए वो अपने विरोधियों से खुद की रक्षा नहीं कर पाता और ऐसा दार्शनिक असफल हो जाएगा। ये पहली बात।
दूसरा तर्क वो क्या देते हैं कि दार्शनिक व्यक्ति जो होता है वो सनकी होता है। सनकी किसको बोलते हैं कि एक बार जो सोच ले उस काम को वो पूरा करके रहेगा। दार्शनिक व्यक्ति अगर राजा बन जाएगा तो वो जिन नीतियों को बनाएगा वो ये प्रयास भी करेगा कि उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी किया जाए, और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो अपना पूरा प्रयास कर लेगा। लेकिन जनता जो है, जरूरी नहीं है कि ऐसे सनकी राजा की नीतियों को स्वीकार करे। अगर जनता स्वीकार नहीं करेगी तो क्या होगा, जनता में असंतोष उत्पन्न होगा और वो उस दार्शनिक राजा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, तो दार्शनिक राजा फिर फेल हो गया। तो इस अर्थ में भी दार्शनिक राजा की असफलता की बात कर सकते हैं। तीसरी बात प्लेटो क्या कहता है कि दार्शनिक राजा जो है वो, कोई भी दार्शनिक व्यक्ति दूरदृष्टि होता है ना, वो दूर की सोच रखते हुए दूरगामी नीतियां बनाता है। जबकि जनता क्या चाहती है, तात्कालिक लाभ चाहती है। तो ऐसा दार्शनिक व्यक्ति जो दूरगामी नीतियों को बनाए, जरूरी नहीं है कि जनता उसकी नीतियों का पालन करे। ऐसी स्थिति में भी वो दार्शनिक राजा सफल नहीं हो पाएगा। तो ये तीसरी कल्पना कि प्लेटो एक कहता है कि दार्शनिक व्यक्ति अगर राजा बन भी जाए, आलोचक कहते हैं कि दार्शनिक व्यक्ति अगर राजा बन भी जाए तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो ये जरूरी नहीं, इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो असफल हो जाएगा। आलोचना का चौथा तर्क है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार जनतंत्र विरोधी है। लोकतांत्रिक मान्यताओं, लोकतांत्रिक विचारों का इसमें प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता है। आलोचक क्या कहते हैं कि प्लेटो के समय तत्कालीन यूनानी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, जहां जहां जनता खुद शासन के कार्यों में भाग लेती थी बिना मध्यस्थों के माध्यम से। प्लेटो के दार्शनिक राजा के अवधारणा में ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहीं भी नजर नहीं आता है। प्रत्यक्ष छोड़ के अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी नजर नहीं आता है। प्रजातंत्र में हम क्या कहते हैं, सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी, सभी लोगों के विचारों का, जनमत का महत्व होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जनतंत्र में सामूहिक विवेक, सामूहिक बुद्धि को महत्व दिया जाता है। लेकिन प्लेटो ने सामूहिक विवेक के स्थान पर व्यक्तिगत विवेक को प्रधानता दी है। व्यक्तिगत विवेक मतलब वो ये कहता है कि शासक, केवल एक जो शासक है उसका विवेक महत्वपूर्ण है, वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से शासन का संचालन कर लेगा अच्छी तरीके से, दूसरे लोगों की उसमें कोई भूमिका नहीं होगी और ना होनी चाहिए। जो अहस्तक्षेप की बात वो करता है कि अहस्तक्षेप के आधार पर दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को भागीदार नहीं बनाया जाएगा, केवल और केवल शासक अपने विवेक से काम कर लेगा। तो ये प्रजातांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। अगली बात, अगला तर्क क्या दिया जाता है कि प्रजातंत्र के अंदर स्वतंत्रता, आम लोगों की स्वतंत्रता, उनकी समानता, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके साथ न्याय, इन सब की बात की जाती है ना, जिसको हम लोकतांत्रिक मूल्य कह सकते हैं। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य में लोगों को न तो स्वतंत्रता है, न समानता है, न उनको अधिकार प्राप्त है, केवल और केवल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा इस दार्शनिक राजा की अवधारणा में हमें नजर आती है। एक और बात हम लोग ये कह सकते हैं कि जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन पर जनता का नियंत्रण होता है। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा कि दार्शनिक राजा विधि के साथ साथ जनमत के बंधन से भी मुक्त रहता है। तो ये एक प्रकार के अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था है, जहां जनता का शासन पर नियंत्रण नहीं है और शासक निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये तर्क भी एक जनतंत्र विरोधी व्यवस्था का सूचक है, जो कि आलोचकों के द्वारा इस आलोचना को रेखांकित किया गया है। फिर अगर अगली आलोचना हम करें तो बता सकते हैं कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य में विधि की उपेक्षा की गई है, कानून की उपेक्षा की गई है। प्लेटो क्या कहता है कि शासक के पास इतना अच्छा विवेक है, उसके अंदर इतना ज्ञान और अनुभव है कि वो अपने विवेक के आधार पर शासन का संचालन कर लेगा। मतलब शासक को कानून की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी उसका उदाहरण हमने देखा था कि जैसे एक डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इलाज करता है, उसको बार बार पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से शासक को भी बार बार कानूनों की आवश्यकता महसूस नहीं है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने अपने इस विचार के द्वारा विधि या कानून की पूरी तरह से उपेक्षा की है। क्यों उपेक्षा की है? क्योंकि जब विधि के शासन की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं, तो कानून व्यक्ति या वर्गों को देख के नहीं बनाया जाता है।
कानून हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। विधि जो है वो सभी के लिए समान रूप से निर्धारित होती है, सभी पर समान रूप से क्रियान्वित होती है। तो विधि का शासन भावनाओं हितों से मुक्त रहते हुए जन हित में समर्पित होकर काम करने के लिए प्रेरणा देता है। उसमें सामूहिकता का भाव होता है। विधि का शासन एक प्रकार से अनुशासन और राज्य में स्थायित्व की स्थापना करता है, लेकिन प्लेटो ने इस सारे पक्ष की उपेक्षा की और विधि के स्थान पर केवल और केवल विवेक को महत्व दिया। तो ये एक और अगली आलोचना प्लेटो का दार्शनिक राजा विधि की उपेक्षा पर आधारित है। एक और तर्क यहाँ पर दिया जाता है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो विचार है वो अव्यावहारिक है, व्यवहार में इसकी स्थापना संभव नहीं है। कैसे? प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा इतना सामर्थ्यवान बनाया जाएगा कि उसके अंदर विवेक का गुण और ज्यादा विकसित हो। यानी कि दार्शनिक राजा के निर्माण में वो शिक्षा की विशेष भूमिका को प्रस्तुत करता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि केवल शिक्षा के माध्यम से एक दार्शनिक राजा को कर्तव्यनिष्ठ बनाया जाए। यहां तक कि खुद प्लेटो ने यह माना है कि जो आदर्श राज्य उसने रिपब्लिक के अंदर चित्रित किया है और जिस दार्शनिक राजा की कल्पना उसने अपने आदर्श राज्य में बताई है, विश्व के अंदर कहीं पर भी ऐसा आदर्श राज्य और ऐसा दार्शनिक राजा उपलब्ध नहीं है। तो ये एक और अव्यावहारिकता इसकी आलोचना हम बता सकते हैं। एक अगली आलोचना यहाँ पर की जा सकती है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो विचार है वो नागरिकों को दासता की स्थिति में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है कि दार्शनिक राजा जो है वो है दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग। और उस उत्पादक वर्ग को केवल और केवल कर्तव्य सौंपे गए हैं कि आपको आंख मीच कर दार्शनिक राजा के द्वारा जो दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करना है। मतलब जो वर्गीय भेदभाव प्लेटो के इस विचार में निहित है उससे हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग की स्थिति दासता की तरह हो गई है, दासों की तरह हो गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो नागरिक हैं, विशेषकर जिसमें हम उत्पादक वर्ग के लोगों की बात करते हैं, उनके अंदर शासन, समाज, राज्य से जुड़े हुए कार्यों को लेकर कोई चेतना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकारों से पूरी तरह से वंचनाएं हैं। तो एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि गडरिया जो होता है वो पशुपालन के दौरान जिस तरह से भेड़ बकरियों को हाँकता है और भेड़ बकरी उसके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलती है, वही स्थिति प्लेटो के आदर्श राज्य में भी नजर आती है। जनता जो है, विशेषकर उत्पादक वर्ग जो है, वो पशुओं की तरह है, भेड़ बकरियों रेवड़ों की तरह है, और शासक जो है वो गडरिये की तरह है जो लोगों को हाँकने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब आलोचक यही कहते हैं कि नागरिकों की स्थिति पूरी तरह से दासों की तरह नजर आती है। अगली आलोचना यहाँ पर हम बता सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार आधुनिक काल में जो फासिस्ट विचारधारा है उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। आप लोगों ने पढ़ा है इटली के अंदर मुसोलिनी और जर्मनी के अंदर हिटलर ने नाजीवाद को और फासीवाद को जिस तरह से बूस्ट किया, जिन विचारों को व्यवहार में क्रियान्वित किया, उन विचारधाराओं के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आलोचक कहते हैं कि वो प्लेटो के दार्शनिक राजा से मिली। जैसे फासीवाद के अंदर व्यक्ति प्रधान या नाजीवाद के अंदर व्यक्ति प्रधान विचार को महत्व दिया, प्लेटो का दार्शनिक राजा भी यही तो करता है। उसमें भी एक व्यक्ति के विवेक को महत्व दिया गया, वहां पर भी दार्शनिक राजा के नेतृत्व को स्वीकार किया गया। एक राज्य में एक ही नेता, एक ही शासक होगा, जो बात प्लेटो के दार्शनिक राजा के अंदर नजर आती है उसी बात को हम वर्तमान में फासिस्ट और नाजीवादी विचारों में भी देख सकते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा जो है वो नैतिक गुणों से युक्त होता है और सभी दोषों से मुक्त होता है, वही दार्शनिक राजा राज्य के सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम संरक्षक होता है। वही बात हमें आज की फासिस्ट विचारधारा में भी नजर आती है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि आदर्श राज्य में सावयवी एकता का विचार निहित होता है, सभी वर्ग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे प्लेटो का दार्शनिक राजा जो जनतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है, वो सारे के सारे विचार हमें आज भी फासिस्टवादी विचारधाराओं में देखने को मिलते हैं। इसमें भी राज्य की सावयवी एकता की बात की जाती है, जनतंत्र विरोधी कल्पना प्रस्तुत की जाती है, व्यक्ति और वर्गों के बीच में असमानता की स्थिति देखी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये सारे तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि प्लेटो के जो दार्शनिक राजा के विचार है वो
प्रेरणा बने वर्तमान या आधुनिक कालीन फासिस्टवादी विचारधारा के। इन सब आलोचनाओं के बाद अगर हम महत्व की बात करें कि प्लेटो का दार्शनिक राजा, खुद प्लेटो कहता है कि व्यवहार में कहीं नजर नहीं आता, तो क्या ये अनुपयोगी और अप्रासंगिक है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, प्लेटो के इस विचारों का थोड़ा बहुत महत्व है। दो दृष्टिकोणों से हम महत्व की बात करते हैं, एक शासकों के दृष्टिकोण से और दूसरा शासितों के दृष्टिकोण से। शासकों के दृष्टिकोण से अगर हम बात कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार ये बताता है कि शासक का पद एक ट्रस्ट की तरह है। ट्रस्ट का मतलब जनहित में काम करने वाली एक संस्था, एक निकाय, जिसमें व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा का विचार भी उस ट्रस्ट की तरह है। और ट्रस्ट को कौन चलाता है? ट्रस्टी, न्यासी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो शासक का पद एक ट्रस्ट है जो राज्य के हित में काम करेगा, और शासक, जो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा, वो ट्रस्टी के रूप में, न्यासी के रूप में काम करते हुए अपने दायित्वों का पालन करेगा। तो एक आदर्श राज्य वही होता है जहां शासक ट्रस्ट और उस पर आसीन व्यक्ति, शासक का पद ट्रस्ट के रूप में और उस पर आसीन व्यक्ति ट्रस्टी के रूप में काम करे, वही आदर्श राज्य है, जो कि वर्तमान में भी इसी तरह से व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। ये दार्शनिक राजा की अवधारणा से हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, शासितों को भी एक संदेश ये दिया गया है इस अवधारणा के माध्यम से कि शासितों को राज्य के हित में शासक के दिशा निर्देशन का पालन करना चाहिए। प्लेटो की इस अवधारणा से एक अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजा जो है, शासक जो है, वो सार्वजनिक हित में दूरगामी नीतियों का निर्धारण करते करते हुए शासन का संचालन करता है। शासन राज्य के वर्गों में सहयोग और सामंजस्य बिठाता है। इसके लिए शासितों का सहयोग आवश्यक है। तो इस प्लेटो के इस विचार से ये प्रेरणा मिलती है कि राज्य के हित में शासितों को भी सहयोग, सामंजस्य के साथ साथ एकता के आधार पर शासक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तभी आदर्श राज्य या एक अच्छे राज्य की कल्पना की जा सकती है। तो इन दो अर्थों में प्लेटो के आदर्श राज्य के का संचालन करने वाले दार्शनिक राजा का महत्व है। एक आखिरी बात यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक विद्वान हुए हैं फोस्टर। फोस्टर ने क्या कहा है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है वो उसका मौलिक विचार है। इस पर कई बार एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोग ये याद रख सकते हो कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा को मौलिक अवधारणा किसने कहा? तो हम बता सकते हैं फोस्टर ने। तो ये पूरा आपका दार्शनिक राजा का टॉपिक हुआ।